हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सारे जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उन सभी का रिवीजन इस क्लास में कराने वाली हूँ। यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम का इस क्लास में रिवीजन कराने वाली हूँ। ये पहले मैं प्रश्न कराऊंगी, उसके बाद जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं उन सभी प्रश्नों का मैं संपूर्ण रिवीजन कराने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले इतना बता दें कि आप 11 बजे तक, सिर्फ 11 और 12 बजे तक सारा रिवीजन करके सो जाइएगा। और जब सुबह उठिएगा तो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न को और बहुविकल्पी प्रश्नों को रिवीजन करके सुबह 4 बजे उठिएगा और टेंशन फ्री होकर 12 बजे सो जाइएगा। पूरी रात मत जगिएगा क्योंकि आपका 2 पेपर है और दोनों पेपर में अगर आप सोएंगे नहीं तो आपको नींद आएगी। तो अच्छे से आप सो जाइएगा। आप 4 बजे उठिएगा और तब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों और बहुविकल्पी प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप वहाँ पर जाएंगे कॉलेज में सबसे पहले तो ये बात बता दें कि अगर आपका कॉलेज, आप मतलब कहीं भी रुके हुए हैं, अगर उस सेंटर के जहाँ पर आपका कॉलेज सेंटर गया है वहाँ पर अगर आप रुके हैं उसी के करीब करीब, तो आप तब भी आप उस कॉलेज में आधा घंटे पहले चले जाएंगे। या फिर आप अगर कहीं दूर से आए होंगे या कहीं से भी, तो आपको 1 घंटे पहले उस कॉलेज में पहुंच जाना है। क्योंकि आपको पहले दिन क्या होता है, पहले दिन आपको अपना रोल नंबर और क्लासरूम ढूंढना होता है। तो इसीलिए कॉलेज में 1 घंटा पहले जाइएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एकदम टेंशन फ्री होकर जाइएगा। बॉटल पानी की लेकर जाइएगा, ठीक है? क्योंकि बीच में प्यास लगती है तो फिर उसके लिए आप बॉटल लेते जाइएगा, तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगी, आपको प्यास भी नहीं लगेगी। तो तीसरा पॉइंट ये है, अपना आप एडमिट कार्ड बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना एडमिट कार्ड और ब्लू और ब्लैक पेन और ब्लू ब्लैक स्केच पेन और आप पटरी और ये सब वगैरह, आप पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, ये सब कुछ भी मत भूलिएगा। एक किट लेकर जाइएगा, उसमें आप ये सब रख लीजिएगा, ठीक है? और रही बात आधार कार्ड वगैरह की, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप साथ में रख कर जाइएगा, ठीक है? मान लो क्या होता है, कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड खो गया है, कुछ तो आधार कार्ड होना चाहिए। तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप रख लीजिएगा, रखने में क्या जाता है, ठीक है? एक बॉटल लेकर जाइएगा। आपको एक किट रखनी है जिसमें 2 ब्लू पेन और ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन मैंने इसलिए कहा कि मान लो एक नहीं चलेगा तो दूसरा चल जाएगा। तो दो ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन और एक स्केच पेन और ब्लैक और ब्लू, ठीक है? और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जब कॉपी मिलेगी तो उसके लिए 15 मिनट आपको मिलते हैं कॉपी को फिल करने में। तो कॉपी को फिल अच्छे से करिएगा, एकदम भी भूलिएगा नहीं। क्योंकि सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर अंकों में भरना होता है, फिर शब्दों में भरना होता है, फिर आपको उस स्कूल का नाम जहाँ पर आप पेपर दे रहे हैं, जिस सेंटर जहाँ पर आपका गया है उस स्कूल का नाम, और आपने जहाँ से डीएलएड किया है उस स्कूल का भी नाम आपको फिल करना होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यही समझा रही हूँ कि आपको उस स्कूल का नाम जहाँ से आप पढ़े हुए हैं, डीएलएड आपने किया है, और सेकंड आपके उस स्कूल का नाम जहाँ पर आपका सेंटर गया है वो भरना होता है, और डेट भरनी होती है, और पेपर नेम, कौन सा पेपर है उसका नाम भरना होता है। जैसे बाल विकास आपका पेपर का नाम है, जो पूरा पेपर का नाम आप उसमें भरेंगे कि आपके पूरे पेपर का नाम क्या है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो अगर मान लो आप भूल भी गए कि बाल विकास के आगे क्या था, तो आपको जब पेपर मिलेगा तब आप पेपर का नाम उसमें से देकर फिल कर लीजिएगा। फिर आपको पता है जो सीरियल नंबर आपके जो पेपर में होता है उसको भी फिल करना होता है आपके कॉपी के फ्रंट पेज पर, ठीक है? और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके जो कक्ष निरीक्षक जो होंगे, जो आपकी ड्यूटी कर रहे होंगे, जो टीचर, उनकी साइन आपकी कॉपी में होना ज़रूरी है। अगर साइन आपकी कॉपी में नहीं होगी तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो ये मेन पॉइंट होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉपी ए लें या बी लें, दोनों में आपके कक्ष निरीक्षक की सिग्नेचर होनी चाहिए और पूरा अच्छे से भरा होना चाहिए। और 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट आपके लिए बहुत हैं उसको फिल करने के लिए। तो एकदम भी जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से। फ्रंट पेज देखिए, अगर आपका फ्रंट पेज अच्छा भरा होगा तो एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि फ्रंट पेज काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फ्रंट पेज आप अच्छे से, 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट में आप आराम से फ्रंट पेज को अच्छे से भर सकते हैं। जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि आपको वाइटनर लगाने नहीं देते हैं, इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा। अच्छे से एक एक आप अपने रोल नंबर का एक एक जो शब्द है, एक एक अंक आप रोल नंबर का देखकर भरिएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपकी जो, हाँ, फिर जो कॉपी मिलेगी, जो 15 मिनट में आप पूरा फ्रंट पेज भर लेंगे, उसके बाद अगर आपको समझ में वहाँ पर नहीं आए तो आप अपने कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, हम कैसे भरें। फिर आपका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आप
आपको एक शीट मिलती है जिसमें आपका रोल नंबर होगा, आपका फ़ोटो होगा, उसके आगे आपको साइन करनी होती है। तो वहाँ पर हर पेपर में वो शीट आती है, हर पेपर में वहाँ पर आपको साइन करनी होती है। अगर वहाँ पर आप साइन नहीं करेंगे तो आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, आपको एब्सेंट माना जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट ये कि आपकी कॉपी में एक अच्छे निरीक्षक की साइन होनी चाहिए। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है, आपका अटेंडेंस शीट जो आती है उसमें आपकी साइन होनी चाहिए। अगर आपकी साइन नहीं होगी तो आपका अटेंडेंस वहाँ पर एब्सेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना है। और आपका जो फोर्थ पॉइंट ये है कि आपके कॉपी में कैसे भी प्रश्न आए, अगर आपको नहीं आते हैं तो भी आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि आपके अगर 2 नंबर का मान लो प्रश्न है तो आपको हो सकता है आधा नंबर उसमें मिल जाए, 1 नंबर मिल जाए, और आधी 1 नंबर से ही बैक लगती है बच्चों की। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आधे 1 नंबर से स्टूडेंट की जो टीचर होते हैं उनकी बैक लग जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की बैक लगे। तो कैसा भी आपका प्रश्न आए आप उसको कर लीजिएगा। वैसे भी एक सीट पे 2 लोग बैठते हैं, तो एक सीट पे 2 लोग बैठते हैं, तो आपका जो पड़ोसी होगा उससे आप पूछ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहाँ पे शक्ति नहीं होती है कि हाँ आपको कुछ पूछने ना दिया जाए, इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम रिलैक्स होके एकदम आराम से पेपर दीजिएगा, ठीक है एकदम। और इतना भी रिलैक्स मत हो जाइएगा कि आप पता चला 2 घंटे भी बीत जाए आप रिलैक्स ही कर रहे हो, ठीक है। तो पेपर को अच्छे से ध्यानपूर्वक करिएगा। और आपको बहुत सारी विशेष आप लोगों को कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा और आप लोग हंसी खुशी बाहर निकलेंगे। एक पेपर बहुत ही इजी आता है, आप आराम से जितना आपने पढ़ा है सब वही आएगा। मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आपको उसमें से कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, तो आप उसमें से आप कर लीजिएगा। यानी कि मेरा मतलब है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा आप बनाने की कॉपी भरने की कोशिश मत करिएगा। अगर ज़्यादा कॉपी भरने की कोशिश करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। मतलब ये है कि 50 में जितने भी प्रश्न आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी से लेकर लघु उत्तरी तक, तो 30 के 30 आपको कंप्लीट करके आने हैं तो आने हैं। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए कि छोड़ अरे यार मेरा एक छूट गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपको प्रश्न को अच्छे से कोई प्रश्न आ रहा है, आप उसको बढ़ाकर लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए लाइन छोड़ दें। सबसे पहले सबको कंप्लीट कर लें, फिर जो लाइन छोड़ी है अगर टाइम आपका बच रहा है तो वहाँ पर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो ये थे आपके मेन पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि कॉपी आप फ्रंट पेज जो होता है उसको अच्छे से फिल करिएगा। वाइटनर वगैरह नहीं लगाने देते हैं, इसलिए अच्छे से फिल करिएगा। 15 मिनट मिलते हैं, जल्दबाजी नहीं करिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि एडमिट कार्ड तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर एडमिट कार्ड भूलेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो आपकी अटेंडेंस शीट आती है उसमें आपको साइन करना ज़रूरी होता है, उसको भी मत भूलिएगा वरना आपकी एब्सेंट लग जाएगी, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया कि आपको पेपर में पूरा पेपर करना है, कुछ भी छोड़कर नहीं आना है। तो चलिए इतना सब कुछ बताया। और मैं यही कहूँगी कि ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं अब इसी तरीके से कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न है, इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको रट के जाइएगा। बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं या मानसिक बुद्धि लब्धि की परिभाषा तथा इसका सूत्र लिखिए। या बुद्धि लब्धि से आपका क्या आशय है। तो पहला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के विषय में साइमन बिने नामक एक वैज्ञानिक थे जिनका मत था कि आयु वृद्धि के साथ साथ बालक के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। यानी कि जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी वृद्धि भी क्या होता है, उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे उसके क्या होता है, वो ज़्यादा ज़्यादा सीखता जाता है। इसी कारण उसने प्रत्येक आयु स्तर हेतु ज्ञान वृद्धि पर आधारित प्रश्न संकलित किए। यानी इसी कारण उन्होंने हर आयु के स्तर को देखते हुए उन्होंने उनके ज्ञान वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को संकलित किया। उसकी यह धारणा थी कि एक अमुक आयु का सामान्य बालक कुछ विशेष प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे सकता है। इसी धारणा पर उसने मानसिक आयु के प्रत्यय को जन्म दिया, ठीक है। कॉल एंड ब्रूस का कहना है कि कॉल एंड ब्रूस के अनुसार बताया गया कि बुद्धि लब्धि यह स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके प्रश्न भी आते हैं कि बुद्धि लब्धि के सूत्र के ऊपर, तो इसको अच्छे से याद करना है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, याद रखिएगा। देखिए इस तरीके से प्रश्न आता है, यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि का आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर बुद्धि लब्धि का आपको सूत्र याद है तो आप इसको लगा लेंगे। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो वास्तविक आयु को आप शारीरिक आयु भी कह सकते हैं, ठीक है। वास्तविक आयु का मतलब होता है कि आपकी कितनी उम्र, आप 6 साल के हो, 12 साल के हो, 10 साल के हो, ये ठीक है। तो मानसिक आयु कितना दिया है, मानसिक आयु 12 दिया है बटे वास्तविक आयु कितना दिया है, 10 दिया है और गुणे
100, ठीक है। तो हम इसको कट कर देंगे, 10 दहम 100 होता है। अब बचा कितना हमारे पास, 12 गुणे 10, तो कितना उत्तर आ गया, 120, 12 दहम 120, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या हो गया, बुद्धि लब्धि बराबर 120 हो गया। अगला प्रश्न है, माध्य से आप क्या समझते हैं। तो माध्य से आशय या माध्य से मतलब होता है केंद्रीय पृथ्वी के समस्त मापनों के सर्वाधिक विश्वसनीयता एवं स्थिर माप माध्य होता है। यानी कि आप मेन यहाँ से लिखेंगे, किसी एक श्रृंखला के सभी अंकों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त मूल माध्य कहलाता है। यानी कोई एक श्रृंखला है, जैसे कि गिनती लिखी है 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम माध्य निकालना है तो हम माध्य बराबर क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो कितना इन योग है, तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे, 1 2 + 3 + 4 + 5 को जोड़ के, और कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, कुल 5 संख्या है, तो हम 5 लिखेंगे। अब इनको जोड़कर हम 5 से भाग कर देंगे, यही हमारा माध्य कहलाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्यिका से आप क्या समझते हैं। तो मध्यिका से आशय है कि मध्यिका श्रेणी में मध्य बिंदु है। मध्यिका ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं, अव्यवस्थित पद्धतों से मध्यिका ज्ञात करना और व्यवस्थित पद्धतों से मध्यिका ज्ञात करना। अगला प्रश्न है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं या बुद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, वह बुद्धि क्या है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि एक सोचने की क्षमता होती है, बुद्धि समायोजन की क्षमता होती है, ठीक है। बुद्धि बहुआयामी होती है। मैंने आपको सब अपनी वीडियो में पढ़ाया, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर आपने जैसे भी याद किया है वो उस तरीके से याद होना चाहिए। तो बुद्धि का मतलब क्या होता है, बुद्धि का अर्थ क्या होता है, बुद्धि एक सोचने की क्षमता होती है, बुद्धि समायोजन करने की क्षमता होती है, बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी होती है, ठीक है। बुद्धि समस्या को समाधान करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से आपको पॉइंट बताए हैं जो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। इसलिए क्या कहा है कि बुद्धि सोचने की क्षमता होती है, बुद्धि से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है, यानी कौन सा व्यक्ति किस तरीके से सोच रखता है, कौन सा व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, ये किससे हमें पता चलता है, बुद्धि से पता चलता है। बंकीगम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। तो अगर आपसे पूछे बुद्धि क्या है, तो आप कहेंगे बुद्धि सोचने की क्षमता होती है, बुद्धि सीखने की योग्यता होती है, बुद्धि समस्या को समाधान करने की क्षमता होती है, बुद्धि बहुआयामी होती है, ठीक है। और इतना सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। बुद्धि के प्रकार, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, यानी थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की 3 प्रकार की होती है, एक सामाजिक बुद्धि, एक स्थूल बुद्धि, एक और एक अमूर्त बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि का मतलब क्या होता है, सामाजिक बुद्धि का मतलब होता है कि समाज में किस तरीके के व्यक्ति रहते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस तरीके की जो बुद्धि होती है उसे हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। जैसे इस बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा उसके साथ व्यवहार करने की योग्यता, यानी समाज में तरह तरह के लोगों के साथ के व्यक्तियों को समझने और उनके साथ रहने की या उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता को हम क्या कहते हैं, सामाजिक बुद्धि कहते हैं। स्थूल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बुद्धि का अभिप्राय विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता से है, यानी अलग अलग वस्तुओं को समझने और उनका प्रयोग करने की योग्यता से होता है। अमूर्त यानी जो वस्तु हमारे सामने नहीं है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम गणना करते हैं, जिसके बारे में हम गिनती कर सकते हैं। तो अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि से अभिप्राय गणितीय संकेतों को समझने से होता है, ठीक है। किससे समझने से होता है, गणितीय संकेतों को समझने से होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू क्या होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये याद रखिएगा, 100% ये आपका प्रश्न आएगा। तो बुद्धि लब्धि से आशय क्या होता है, बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति का शारीरिक, जिसे हम वास्तविक आयु कहते हैं उसे हम शारीरिक आयु भी कह सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया। तो किसी व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक आयु के अनुपात से ज्ञात की जाती है। इससे मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त होती है। यानी अगर आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र पता है तो आप उसको बनाकर उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के मानसिक आयु और शारीरिक आयु के अनुपात को हम जब 100 से गुणा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब देखिए ये प्रश्न आया, जैसे रोहित कक्षा 8 में पढ़ता है, जिसकी वास्तविक आयु 13 वर्ष है, या हम इसे शारीरिक आयु भी कह सकते हैं, 13 वर्ष है, वह 15 वर्ष की मानसिक आयु रखता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो कक्षा 8 में एक व्यक्ति पढ़ता है जिसकी मानसिक आयु कितनी है, 15 है। कितनी है, मानसिक आयु 15 है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या शारीरिक आयु गुणे 100, और उसकी वास्तविक आयु 13 है और गुणे हम 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो हम 13 को 100 से पहले भाग करेंगे, उसके बाद हम इसको 15 से गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा वही आपका उत्तर होगा, ठीक है।
ये देखिए काटा है। तो इसमें जैसे मानसिक आयु देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि आईक्यू बराबर होता है, एक मिनट, इसमें लिखा भी है क्या होता है, आईक्यू बराबर क्या होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये आपको सूत्र याद रखना है। फिर मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक आयु 13 वर्ष है, या शारीरिक आयु 13 वर्ष है, गुणे 100। अब हम क्या करेंगे, 1500, अब हम 15 को 100 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो 1500 बटे 13 हो गए। अब 13 को हम जब 13 को काटेंगे 15 से, 1500 को जब हम 13 से काटेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 115.4। ठीक है, यानी कि ये श्रेष्ठ बुद्धि का व्यक्ति है। अब अगला है, भाषा विकास के सिद्धांत हैं या विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास को समझाइए। तो भाषा विकास के 3 प्रमुख सिद्धांत होते हैं। क्या होता है, भाषा का विकास स्वतः होता है, यानी स्वयं होता है। भाषा का विकास कैसे होता है, स्वयं होता है। भाषा वातावरण में सीखी जाती है, यानी आप जिस वातावरण में रहते हैं उस तरीके की आप भाषा को सीखते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, हिंदी भाषा जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर हम हिंदी सीख जाते हैं, इंग्लिश बोली जाती है इंग्लिश सीखते हैं, मराठी बोली जाएगी जिस वातावरण में, यानी जिस वातावरण में आप रहते हैं उसी तरीके की आप भाषा को सीखते हैं। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, यानी भाषा नकल करके सीखी जाती है। ठीक है, भाषा को आप कैसे सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। तो भाषा के 3 प्रमुख सिद्धांत क्या है, भाषा का विकास स्वतः होता है, भाषा वातावरण में सीखी जाती है और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अगला है, विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास कैसे होता है। तो शैशवावस्था में हम सबसे पहले भाषा का विकास देख लेते हैं। तो शैशवावस्था में भाषा का विकास, बच्चा जब जन्म लेता है तब कोई भाषा नहीं जानता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बोलना नहीं जानता है। इस समय बच्चा केवल रोना, मुस्कुराना और पैर पटकना ही जानता है। बच्चा 6 माह में आ, ई आदि स्वर बोलना जान जाता है। 1 वर्ष का बालक 3 शब्द बोलता है। 2 वर्ष तक बालक 120 शब्दों को जान लेता है। 3 वर्ष की अवस्था में बालक वाक्य बोलना सीख जाता है। ठीक है, फिर अगला है, बाल्यावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। तो 4 वर्ष की आयु में बच्चों का शब्दकोश लगभग 1550 शब्दों का हो जाता है। 5 वर्ष की आयु में 2070 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। तो सबसे पहले ये कितने शब्द होते हैं, कितने शब्दों का ज्ञान होता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगला है, वॉटसन ने संवेग को कितने वर्गों में विभाजित किया, वर्णन कीजिए। तो वॉटसन ने संवेग को 3 भागों में विभाजित किया था, क्रोध, भय और प्रेम। किसमें, क्रोध, भय और प्रेम, यानी इन्होंने कहा था कि बच्चों में क्या होता है, क्रोध, भय और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। सबसे पहले 3 संवेग आते हैं बच्चों में, क्रोध, भय और प्रेम। ठीक है, क्रोध मतलब गुस्सा, भय मतलब डर और प्रेम मतलब प्यार। क्रोध में क्या होता है, क्रोध तभी आता है जब कार्य में किसी प्रकार की बाधा पैदा की जाती है। छोटे बच्चे क्रोध की अवस्था में प्रायः चिल्लाते हैं, पैर पटकते हैं और दांत से काटते हैं। बालक जब क्रोध की अभिव्यक्ति करता है तब उसका चेहरा लाल हो जाता है। तो चेहरे लाल हो जाने से पता चल जाता है कि बच्चा गुस्से में है। अगला है, प्रेम की भावना। बालक में प्रेम संवेग पाया जाता है जब वह अपने माता पिता से प्रेम करना जानता है तथा माता पिता से पृथक करने पर रोने लगता है, यानी जब तक माता पिता उसके सामने हैं वो प्रेम करता है और जैसे ही माता पिता उससे दूर हो जाते हैं वो रोना शुरू कर देता है। छोटे बच्चों को देखना होगा, मम्मी मम्मी चिल्लाने लगते हैं जैसे मम्मी नहीं दिखती हैं। अगला है, भय। बालक में भय नामक संवेग भी पाया जाता है। भय की अवस्था में बच्चों की गति रुक जाती है। बच्चे अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं। बच्चे जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि से डरते हैं। जैसे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे जब शीशी नहीं पीते हैं तो मम्मी लोग क्या कहती है, अभी बिल्ली को बुला लेंगे, मियाऊं आ रही है, जल्दी से शीशी पियो। तो बच्चे डर जाते हैं और जल्दी से दूध की बोतल पीना शुरू कर देते हैं। अगला है, बच्चों के मानसिक विकास में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का सापेक्षिक महत्व है। इस पर समीक्षाएं व्याख्या कीजिए। देखिए, मैं ये प्रश्न मैंने सोचा मैं रात में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये आप इसको पढ़कर सोइएगा, एक बार रिवीजन करके सो जाइएगा, क्योंकि ये सब आपने पढ़ा होगा। मैं सिर्फ इनको समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आएंगे, आ भी सकते हैं, इसलिए मैं कह नहीं सकती कि कल आएंगे, आ भी सकते हैं। यह बाल विकास पर वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। यह बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। 2018 और 17 देखो दोनों में आया था, हो सकता है आप में भी आ जाए। तो बाल विकास वंशानुक्रम तथा पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण से भी स्वाभावित होता है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्न प्रकार से पड़ता है। जैसे बच्चों की बुद्धि वंशानुक्रम से निश्चित होती है, यानी वंशानुक्रम क्या है, यानी माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में विकसित होते हैं। ठीक है, बच्चों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। बच्चों में माता पिता की विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती हैं। बच्चों के संवेगात्मक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बच्चों के शारीरिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि पावलाव का संबंध
प्रतिक्रिया सिद्धांत उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। तो आपको पता है, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, पावलाव, स्किनर, इन सब का समझा देती हूँ। तो पावलाव ने क्या किया, सबसे पहले आपको ये पता चलना जाना चाहिए कि पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और इनका जो पूरा नाम था, पावलाव का जो पूरा नाम था वो इवान पेट्रोविच पावलाव था। ये रूस के रहने वाले थे, ठीक है। और ये पेशे से एक शरीर वैज्ञानिक थे, ठीक है। यानी ये कौन थे, ये साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। और इनका जो प्रमुख सिद्धांत था वो था शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। पावलाव के बहुत सारे सिद्धांत हैं, वो भी बता दे रही हूँ आपको। पावलाव का जो दुनिया का जो पहला अनुकूलन सिद्धांत जो दिया था, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत, वो पावलाव ने ही दिया था। उद्दीपक अनुकूलन सिद्धांत भी पावलाव ने दिया। प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत या संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलाव ने दिया। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी पावलाव ने दिया था, ठीक है। तो पावलाव के प्रयोग में कौन शामिल था, पावलाव के प्रयोग में कुत्ते को क्या किया गया था, कसकर एक मेज से बांधा गया था। उसे 1-2 दिन भूखा रखा गया था, ठीक है। क्यों, चलिए देखते हैं। पावलाव ने संबद्ध प्रतिक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने सबसे पहले उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध को अनुबंध के द्वारा व्यक्त किया। पावलाव का प्रयोग क्या था, पावलाव ने अपना प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। इन्होंने भूखे कुत्ते को भोजन दिया, जिसमें भोजन को देखकर कुत्ते की लार टपकने लगी। पावलाव ने बताया, चूंकि भोजन देखकर लार टपकती है इसलिए यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। पावलाव ने जब जब कुत्ते को भोजन दिया तब तब घंटी बजाई। ये क्रिया लगातार कई दिनों तक चलती रही। नहीं, जब भी भोजन पावलाव देने चलता था तो एक घंटी बजाता था, ठीक है। तो कुत्ते को पता चल जाता था कि जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते को पता चल जाता था कि भोजन आने वाला है। पावलाव ने जब जब कुत्ते को भोजन दिया तब तक घंटी बजाई। यह क्रिया लगातार कई दिनों तक चली। कुछ दिनों के बाद पावलाव ने केवल घंटी बजाई और कुत्ते को भोजन नहीं दिया। फिर भी उसके मुंह से लार टपकने लगी। क्यों, क्योंकि कुत्ते की आदत बन गई थी कि जब जब घंटी बजेगी तब तब हमें भोजन मिलेगा, उसकी एक आदत बन गई थी। तो अब क्या किया, अब पावलाव ने क्या किया, बहुत चालाकी की, इन्होंने क्या किया, केवल घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया। तब भी उस टाइम कुत्ते की लार टपकी। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि जब घंटी बजेगी तभी मुझे भोजन मिलेगा। तो जैसे ही घंटी बजती थी वैसे ही उसकी लार टपकना शुरू हो जाती थी। लेकिन पावलाव ने अब क्या किया, घंटी बजाई लेकिन क्या हुआ, भोजन नहीं दिया, लेकिन कुत्ते की लार टपकी। क्योंकि कुत्ते को ये नहीं पता है कि पावलाव भोजन ला रहा है कि नहीं, उसको ये पता है कि घंटी बजी इसका मतलब भोजन आने वाला है, इसलिए उसने लार टपकाई। जैसे कि आप क्या होता है, जैसे कि आप मैं एक अपना उदाहरण समझाती हूँ। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि चाट वाला बाहर आता है, बस आपके मुंह से लार टपकने लगती है कि चाट वाला आया है, बताशे लेकर आया, ठीक है। बताशे वाला आता है तो आपके मुंह पे लार टपकने लगती है और आप जल्दी से बताशे खाने के लिए जाते हैं बाहर। तो वही ये बताया गया यहाँ पे। तो कहते पावलाव ने जब जब कुत्ते को भोजन दिया तब तक घंटी बजाई। यह क्रिया लगातार कई दिनों तक चली। कुछ दिन के बाद पावलाव ने केवल घंटी बजाई और कुत्ते को भोजन नहीं दिया। फिर भी उसके मुंह से लार टपकने लगी। पावलाव ने बताया कि चूंकि कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया और केवल घंटी सुनकर ही उसके मुंह पे लार टपकने लगी, इसलिए यह अनुबंधित प्रक्रिया है, क्योंकि लार टपकने का संबंध घंटी की ध्वनि से हो गया। दूसरे शब्दों में कुत्ता भोजन के लिए घंटी की ध्वनि से अनुबंधित हो गया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया उसमें क्या किया था। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक भूखे कुत्ते को क्या होता है, एक मेज में बांध दिया था, कसकर मेज में बांध दिया। उन्होंने क्या किया, उसको क्या किया, भोजन जब जब भी उसको देने जाते थे तो क्या करते थे, एक बेल बजाते थे। तो जैसे ही बेल बजाते थे कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी, क्योंकि उसको पता था कि बेल बज गई, बस मेरा भोजन आ रहा है। ऐसे कई दिनों तक उन्होंने बेल बजाकर उसे भोजन दिया। उसकी आदत बन गई। जब उसकी आदत बन गई तो उन्होंने बेल बजाया और भोजन नहीं दिया। फिर भी कुत्ते की लार टपकी। क्यों, क्योंकि कुत्ते को पता है कि ये बेल बजी है तो अब भोजन आने वाला है। उसे क्या पता कि भोजन नहीं आएगा। तो वही इसके बारे में इन्होंने बताया है। अगला है सिद्धांत का शिक्षा के महत्व, यानी इस सिद्धांत से शिक्षा में हमें क्या महत्व मिला। हमें ये महत्व मिला कि समस्त शिक्षण अनुबंधित अनुक्रिया है, ये कई वर्षों तक चलता रहता है। यानी जितनी भी शिक्षण अनुबंधित अनुक्रिया है ये कई वर्षों तक चलता रहता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अच्छे व्यवहार अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। इस सिद्धांत का समूह के निर्माण में अधिक महत्व है। इस सिद्धांत के बालकों में भय संबंधित उपचार किया जाता है। अगला है अभिप्रेरणा क्या है और अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो अभिप्रेरणा से क्रियाशील प्रकट होती है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से क्या होते हैं, आप एक्टिव होते, क्रियाशील यानी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए अभिप्रेरणा क्या है, मान लो आपको नहीं आता है तो अगर मैं आज मेरी ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप कल नहीं भूलेंगे, आप आराम से लिख लेंगे। सबसे पहले याद रखने का अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। तो जब आप मोटिवेट होंगे, जब मैं आपको मोटिवेट करूँगी तो आप क्या होते हैं, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, क्रियाशील प्रकट होती है। तो अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, जो किसी कार्य को करने के लिए आपको एक्साइटेड करती
करती हैं, आपको तैयार करती हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे आवश्यकताएं, रुचि, अभिवृत्ति, आदतें। ठीक है, ये सब अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियाँ हैं। तो आवश्यकताएं, जैसे आवश्यकताएं आविष्कार की जननी हैं, यह बालकों एवं वयस्कों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति है। आवश्यकताओं के वशीभूत होकर भी सभी कार्य करते हैं। रुचि, जिन बालकों और वयस्कों में जिस चीज़ की रुचि होती है वे उन चीज़ों को आसानी व जल्दी से सीख जाते हैं। तीसरा है अभिवृत्ति। अभिप्रेरणा बालकों में अभिवृत्ति का विकास करने में सहायता करती हैं। बालकों में अभिवृत्ति का विकास होने से ये कार्य अच्छी तरह करती हैं। आदतें, जैसा कि हम जानते हैं कि नया ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। हम किसी भी नए ज्ञान को करते हैं तो वो पहले ज्ञान से आधारित होता है। बच्चों की आदतें नए ज्ञान को विकसित करने में सहायक होती हैं। तो ये थी अभिप्रेरणा की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अब ये वीडियो यहीं तक रही, लेकिन अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और उनको पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल भी भूल कर मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, उन्हें भूल कर मत जाइएगा। क्या क्या आपको पढ़ना है, चलिए इसके बारे में आप पहले बता। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अभिप्रेरणा क्या है, तो इसको पढ़ लेने का। रुचि क्या है, तो जिन बालकों या वयस्कों में जिस चीज़ की रुचि होती है वे उन चीज़ों को आसानी से जल्दी से सीख जाते हैं, उसे हम रुचि कहते हैं। अभिप्रेरणा है, रुचि किसे कहते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। सीखने का पठार और सीखने का वक्र मैंने आपको पढ़ाया था। सीखने का पठार और सीखने का वक्र अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाइएगा और मेरी वीडियो में सारी सीखने का पठार और सीखने का वक्र अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सीखने का पठार और सीखने का वक्र क्या होता है। तो मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि सीखने का पठार और सीखने का वक्र अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाकर मेरी वीडियो में पढ़ लीजिएगा कि सीखने का पठार और सीखने का वक्र क्या होता है। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, मैं अभी आपको इसमें अब जल्दी से नहीं बता पाऊँगी। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ कि सीखने का पठार या सीखने का वक्र या अधिगम का वक्र किसे कहते हैं। तो अधिगम का वक्र किसे कहते हैं? अधिगम का वक्र अधिगम के सीखने की गति, उन्नति और प्रगति को दर्शाता है। क्या करता है? ये गति, प्रगति और उन्नति को दर्शाता है। कौन? अधिगम का वक्र या सीखने का वक्र क्या करता है? अधिगम के सीखने की गति, उन्नति और प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, स्किनर ने कहा है कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया या उन्नति या अवनति का ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, अब अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है? अधिगम का वक्र 4 प्रकार का होता है। सरल वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। ठीक है, सरल वक्र जिसे हम रैखिक वक्र भी कहते हैं, इसका मतलब होता है जब सीखने की गति हमेशा एक जैसी रहे तो इसे अधिगम का सरल वक्र कहते हैं। यह वक्र मनुष्य नहीं बना सकता है। देखो कभी आप क्या होते हैं, आप हमेशा सीखते ही नहीं रहते। आप कभी सो जाते हैं, कभी आराम करते हैं या कभी बीमार हो गए तो आपको क्या होता है, जो सीखने का वक्र होता है वो रुक जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सरल या रेखीय वक्र होता है ये मनुष्य के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, जब सीखने की गति इसमें हमेशा रहती है। ठीक है, तो इसे हम सरल वक्र कहते हैं। नतोदर वक्र या हम जिसे सकारात्मक या धनात्मक या बढ़ते लाभ का वक्र कहते हैं, इसका मतलब होता है जब शुरुआत में अधिगम की गति धीमी तथा बाद में तेज हो जाए तो इसे हम नतोदर वक्र या सकारात्मक वक्र कहते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो सरल वक्र होता है वो एक क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है, हमेशा सीखने की गति होती है। ठीक है, और आपका जो उन्नतोदर वक्र होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, यानी सीखने की गति देखिए पहले धीमी फिर एकदम से तेज हो गई। ठीक है, क्या है, सीखने की गति पहले धीमी फिर एकदम से तेज हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, नतोदर वक्र या सकारात्मक या धनात्मक वक्र कहते हैं। यानी जब शुरुआत में अधिगम की गति क्या होती है, शुरुआत में जो होती है अधिगम की गति धीमी होती है, फिर क्या होती है, अचानक से तेज हो जाती है। ठीक है, ये कब होती है, ये जब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके जो परीक्षा से पहले आप धीमे धीमे पढ़ते हैं, फिर क्या होता है परीक्षा के दौरान आप बहुत तेज़ी से पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे आज आपने पूरा सिलेबस का आपने रिवीजन कर डाला होगा, वही आप पहले से इतना रिवीजन नहीं कर पा रहे होंगे और आज आपको सारी किताब याद हो गई होगी। ठीक है, तो आज आपकी गति बहुत तेज़ हो गई होगी। फिर नेक्स्ट है उन्नतोदर वक्र या हम ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं, जिसे या हम घटते हुए निष्पादन वक्र कहते हैं। यानी कि सीखने की गति जो है तेज होना फिर एकदम से धीमी हो जाना, यानी पेपर के समय आप तेजी से पढ़ते हो, फिर क्या होता है जब पेपर खत्म हो जाता है तो आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो एक जब शुरुआत में अधिगम की गति तेज तथा बाद में ऐसे याद रखना ना, जब शुरुआत में अधिगम की गति तेज बाद में और धीमे हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मिश्रित वक्र या एस प्रकार का वक्र या सर्पाकार वक्र। ये सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको रिवाइज करा रही हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए। मिश्रित वक्र, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी। ठीक है, तो मिश्रित वक्र या एस प्रकार का वक्र या सर्पाकार वक्र किसे कहते हैं, तो इस तरीके का एस प्रकार का वक्र होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जब सीखने की गति शुरुआत से अंत तक लगातार असमान होती है। ठीक है, यानी बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, असमान होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं,
मिश्रित वक्र या इस प्रकार का वक्र या सर्पाकार वक्र कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका जो वक्र है, यानी छमाही पेपर में क्या हुआ, छमाही का पेपर हुआ, आपने तेज कर दी अपनी पढ़ाई, फिर छमाही का पेपर खत्म हो गया, आपकी गति धीमी हो गई, फिर सालाना का पेपर है, आपने तेज कर दी। इस तरीके से क्या होता है, बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जैसे आता है अधिगम का पठार किसे कहते हैं। तो अधिगम का पठार क्या होता है, अधिगम की गति में कुछ समय के लिए अवरोध आ जाना पठार कहलाता है। क्या होता है, अधिगम की गति में कुछ समय के लिए अवरोध आ जाना क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। जैसे कि इसका वक्र कैसे बनता है, ऐसे 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 बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो ये जो बीच वाली ये जो लाइन है, इसी को हम पठार कहते हैं। यानी कि सीखने की गति में रुकावट आ जाना या अवरोध आ जाना क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है, सीखने की गति में रुकावट आ जाना या अवरोध आ जाना क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब अधिगम के दौरान एक अधिगमी थकावट, जैसे आपको थकावट हुई या नींद हुई, तो आपने क्या किया, आप सीख रहे हैं, उसके बाद आपको नींद आ गई या थकावट आ गई, आप रुक गए, फिर आपने सीखा और फिर आपको नींद लग गई, अब रुक गए, फिर सीखा नहीं, तो इसी को हम अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक है, तो इसको रॉस, अगर मतलब कोई परिभाषा पूछे तो दो ही परिभाषा पूछी जाती है, एक रॉस के अनुसार और एक ड्रैक्स और नाइट के अनुसार। रॉस ने क्या कहा है कि पठार सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को दर्शाता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ड्रिक्स और नाइट कहते हैं कि अधिगम का पठार तब तक बनता है जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, तो अधिगम के पठार की विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। तो इनकी विशेषता का मतलब क्या होता है, पठार बनना एक सामान्य प्रक्रिया है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कोई भी पठार हमेशा के लिए नहीं बनता है, कभी रुकता है तो कभी बढ़ता है। ठीक है, पठार कोई अलग रचना नहीं है, ये अधिगम के वक्र का ही हिस्सा होती है। पठार अधिगम में कुछ समय के लिए रुकावट दिखाता है और न ही अधिगम की समाप्ति। हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन आता है पठार को समय के लिए रुकावट दिखाता है या समाप्ति, तो आप कहेंगे पठार अधिगम में कुछ समय के लिए देखिए रुका है, फिर शुरू हो गया, फिर थोड़ा रुका है, फिर शुरू होगा, फिर रुका, लेकिन ये समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, पठार अधिगम का अवरुद्ध वर्णन होता है। अवरुद्ध वर्णन का मतलब होता है रुक रुक कर चलना। ठीक है, अब पठार बनने के कारण क्या क्या होते हैं, जैसे पठार बनने के क्या क्या कारण होते हैं, अगर आपसे पूछ ले तो कारण ये होता है, जैसे आपको नींद आ गई, थकावट हो गई, चोट लग गई, बीमारी हो गई, बीमार हो गए। जैसे मैं इधर आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे खुद लगता है कि मुझे जितना आपको पढ़ाना चाहिए शायद उससे उतना नहीं पढ़ा पाई हूँ जितना मैंने सोच रखा था, क्योंकि मैं इधर मुझे टाइफाइड हो गया, उसके बाद कल से मुझे इतनी ज़्यादा गैस प्रॉब्लम हो गई है कि पता नहीं कैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपका कल पेपर है और मैं सुबह से बहुत परेशान थी कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। तो वही बता रहे हैं ना कि नींद आ जाना, थकावट आ जाना, चोट लग जाना, बीमारी आ जाना, दुर्घटना आ जाना, या कोई भी नकारात्मक स्थानांतरण होना, या रुचि में कमी होना कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इस तरीके से किसी सब्जेक्ट में बाधा आ जाना। ठीक है, अभ्यास की कमी होना, आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, आप थक गए हो, मन नहीं हो रहा, इस तरीके से पठार बनने के कारण होते हैं। तो कौन कौन से कारण होते हैं, नींद, थकावट, चोट, बीमारी, दुर्घटना, नकारात्मक स्थानांतरण, रुचि में कमी। आप कई सारे लिख सकते हो जो भी आपको अच्छे लगे। अगला प्रश्न आपका जैसे आता है कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। तो अधिगम का स्थानांतरण किसे कहते हैं, एक परिस्थिति में सीखा गया अधिगम दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह पर सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह पे उसका प्रयोग होना क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, या इसे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण कभी शून्य भी हो सकता है, कभी नकारात्मक भी हो सकता है, कभी सकारात्मक भी हो सकता है। कैसे शून्य कैसे होता है, जब दो परिस्थितियों में सीखे गए अधिगम में आपस में कोई संबंध ना हो। ठीक है, जैसे आपने कहीं पहले कहीं ज्ञान सीखा है, जो आपने पूर्व ज्ञान सीखा है, और आप नया ज्ञान सीखने जा रहे हो, उन दोनों में कोई भी समानता ना हो, तो वहाँ पर शून्य स्थानांतरण होता है। ठीक है, जैसे आप कोई इतिहास की बुक पढ़ रहे हो, इतिहास की बुक पढ़ने के बाद आपने क्या किया, गणित पढ़ना शुरू कर दिया, तो क्या गणित में वो इतिहास की बुक आपकी काम आएगी, नहीं आएगी। तो इसलिए कहा गया है कि जो आपने पहले ज्ञान सीखा है उस ज्ञान का दूसरे ज्ञान में प्रयोग ना हो पाना क्या कहलाता है, शून्य स्थानांतरण कहलाता है। दूसरा नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, जब पहले सीखा गया ज्ञान अधिगम बाद में सीखे जाने वाले अधिगम से बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, यानी जो आपने पहले ज्ञान सीखा था, अब जो दूसरा ज्ञान सीखने जा रहे हो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। जैसे मान लो आपने अंग्रेजी टाइपिंग के बाद क्या किया, आप अंग्रेजी टाइपिंग के आदी हो गए, यानी आपने इंग्लिश में मैसेज करना, आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो। अब क्या हो गया, अब आपको कहा गया कि नहीं, आप किसी कंपनी में गए और आपको कहा गया आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है, तो आप इंग्लिश में तेज़ थे ना टाइपिंग करने में, तो
अगर किसी कंपनी ने कह दिया कि तुम्हें हिंदी में टाइपिंग करनी है तो आप उसमें क्या होता है, आपको बाधा उत्पन्न होगी, आपको कमी महसूस होगी, आपको टाइम लगता है। तो इस तरीके से बताया गया है। अब सकारात्मक स्थानांतरण में क्या होता है, जब पहले सीखा गया अधिगम बाद में सीखे जाने वाले अधिगम में सहायक हो, यानी आपने जो पहला अधिगम सीखा है और उस अधिगम को बाद में सीखा गया अधिगम उसमें सहायक होता है, उसमें शायद जैसे आपने संस्कृत व्याकरण पढ़ी, संस्कृत व्याकरण पढ़ने के बाद आपने हिंदी की व्याकरण पढ़ी, तो संस्कृत व्याकरण और हिंदी की व्याकरण में काफ़ी आपको समानता मिलती है, काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। यानी जो आपने पहला ज्ञान सीखा है उस ज्ञान से आपने नया ज्ञान सीखा तो उसमें भी आपको वो पहले ज्ञान नए ज्ञान में आपको क्या होती है, सीखने में सहायता जो मिलती है, यानी पहले सीखे गए ज्ञान से जो दूसरे सीखे ज्ञान में आपको सहायता मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक स्थानांतर कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा एक शून्य स्थानांतर का मतलब क्या होता है, यानी आपने जो पूर्व ज्ञान सीखा है और नवीन ज्ञान में कोई भी समानता ना हो, वहाँ पे शून्य स्थानांतर होगा। नकारात्मक में क्या होता है, पहले सीखा गया ज्ञान अधिगम बाद में सीखे जाने वाले अधिगम के बाधा उत्पन्न करे तो वह नकारात्मक होगा है। और जब पहले सीखा गया ज्ञान अधिगम बाद में सीखे जाने वाले अधिगम में सहायक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बताया। रुचि और अभिप्रेरणा के बारे में आप एकदम रट्टा मार लीजिएगा। अभिप्रेरणा जैसे मैंने बताया, अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन और रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कब होता है, जब आपको रुचि कब मिलती है, जब आपको किसी चीज़ में क्या होता है, अभिप्रेरणा होती है, कोई मोटिवेट करता है, या आपको क्या होता है किसी चीज़ के लिए रुचि होती है, उन चीज़ों को आसानी से जल्दी से सीख जाते हो। ठीक है। सेकंड आपका है सूच का सिद्धांत या कोहलर का सिद्धांत या और आप प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत जिसे कोहलर के सिद्धांत कहते हैं या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पावलाव का सिद्धांत आप पढ़ लीजिएगा, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत जरूर पढ़ लीजिएगा। बुद्धि लब्धि क्या है मैंने आपको पढ़ाया, बुद्धि क्या होती है ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और आपका बच्चा की शैशवावस्था, बाल्यावस्था और बाल विकास किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ लीजिएगा कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास किसे कहते हैं। तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालकों का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। क्या किसे कहते हैं, बाल विकास किसे कहते हैं, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, बाल विकास किसे कहते हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को हम बाल विकास कहते हैं। ठीक है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालकों का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। तो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, स्टेनली हॉल थे। कौन है, स्टेनली हॉल थे बाल मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, और फिर क्या है, और इसमें मैं बता दूं कि स्टेनली हॉल ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था प्रश्नावली का निर्माण, जितनी भी विकास की अवस्था है इन्होंने सबको बताया। और क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी का काल बालकों का काल या बालकों की अवस्था होती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया कि अभिवृद्धि और विकास में या वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, तो वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना और विकास का मतलब होता है कि काम करने की क्षमता। ठीक है, काम करने की क्षमता को दर्शाना कौन है, विकास। और वृद्धि को कौन या किसी चीज़ का बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। ठीक है, और अभिवृद्धि जो थी ये केवल शारीरिक पक्ष होता है इसमें, और जो विकास होता है ये शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास सभी पाया जाता है। ठीक है, अभिवृद्धि जो होती है लंबाई चौड़ाई भार में वृद्धि होती है इसमें, और जो विकास होता है इसमें लंबाई चौड़ाई भार और क्षमता में भी वृद्धि होती है। अभिवृद्धि जो होती है संख्यात्मक और मात्रात्मक निश्चित समय होता है, इसमें एक निश्चित समय होता है। और विकास आपका जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। फिर मैं आपको बता दूं कि अब क्या बताऊं, और हाँ, विकास की अवस्थाएं आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विकास की अवस्थाएं। ठीक है, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं ये आपसे बहुत प्रश्न पूछता है, विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। कौन कौन सी होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शैशवावस्था जो होता है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष का होता है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। विकास की अगर अवस्थाएं पूछे तो आप कहेंगे विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। कौन सा होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, अब हर एक की जन्म तिथि बता दे रही हूँ कब कब होती है। तो शैशवावस्था जो होता है वो जन्म से कब तक होता है, जन्म से आपका 5 से 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, जन्म से 5 से 6 वर्ष। तो बाल्यावस्था जो होता है वो 5 या 6 से 12 वर्ष तक या 13 वर्ष तक होता है।
किशोरावस्था जो होता है वो 12 या 13 से कितने वर्ष का होता है, 18 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये भूलना नहीं चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, मान लो आपसे पूछ लिया जन्म से 5 वर्ष का होता है तो आप 5 वर्ष में टिक लगा देंगे, अगर 6 पूछा है तो 6 वर्ष में लगाएंगे। बाल्यावस्था आपका 5 से 6 वर्ष और 12 से 13 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 13 से 18 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी विकास की 3 अवस्थाएं जो आपकी थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और एक चीज़ आप पढ़ लीजिएगा कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कहता है, शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, इन तीनों को पढ़ लीजिएगा। बाल्यावस्था में शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास को पढ़ लीजिएगा, और किशोरावस्था में सामाजिक और मानसिक और संवेगात्मक और सामाजिक विकास को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और अगर आपने नहीं आप कैसे पढ़ेंगे तो वो आपको मेरे, अगर आप उसमें जाएंगे वीडियो में तो आपको मिल जाएगा। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको रट्टा मान लीजिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि पावलाव के बारे में तो मैंने आपको बताया, और अब बचा आपका क्या बचा आपका, तो कोहलर ने किस पर अध्ययन किया था? कोहलर ने, आपको पता है कोहलर जो जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने सुल्तान नामक एक वन मानुष पर अध्ययन किया था। जैसे मैं बोलती जा रही हूँ ऐसे ही आप लिख डालना कहानी। ठीक है, कोहलर कहाँ के रहने वाले थे? कोहलर कहाँ के निवासी थे? कोहलर जर्मन के निवासी थे। ठीक है, कोहलर कहाँ के निवासी थे? कोहलर जर्मन के निवासी थे। ठीक है, कोहलर जर्मन के निवासी थे। ठीक है, कोहलर कहाँ, जर्मन। ठीक है, कोहलर जर्मन के यानी जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, कोहलर जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने किस पर अध्ययन किया था? इन्होंने सुल्तान नामक वन मानुष पर अध्ययन किया था। ठीक है, और कोहलर को गेस्टॉल्टवाद का प्रमुख विचारक भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने गेस्टॉल्टवाद की नींव 1912 ईस्वी के आसपास रखी थी। गेस्टॉल्टवाद के जनक मैक्स वर्दीमन माने जाते हैं, और कोहलर, कोफका आदि इनके अन्य प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, तो कोहलर ने क्या किया? कोहलर ने जो गेस्टॉल्टवाद का इन्हें विचारक कहते हैं, क्यों कहते हैं? कि गेस्टॉल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण आकृति। ठीक है, कोहलर ने अपने अधिगम के सिद्धांत के लिए वन मानुष पर आधारित एक अध्ययन कहाँ किया था? केनारी द्वीप के टेनेरिफ शहर में किया था। इन्होंने प्रयोग में कुल 6 वन मानुष शामिल थे, क्योंकि इनके सभी महत्वपूर्ण प्रयोग सुल्तान पर किए। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि जो कोहलर थे इनका पूरा नाम था वुल्फगंग कोहलर, जिन्होंने क्या कहते, जो जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने कोहलर को गेस्टॉल्टवाद का प्रमुख विचारक कहते हैं, क्योंकि गेस्टॉल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संपूर्ण आकृति। कोहलर ने अपने अधिगम के सिद्धांत में सुल्तान नामक वन मानुष पर अध्ययन किया था। ठीक है, और इनकी पुस्तकें, 2 प्रमुख पुस्तक थी, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स और द टास्क ऑफ और क्या था, द टास्क ऑफ गेस्टॉल्ट। ठीक है, फिर क्या था? कोहलर ने अपने अधिगम का एक सिद्धांत दिया जिसे हम अधिगम का सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया। इन्होंने अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अहम अनुभव का भी सिद्धांत दिया। कोहलर के अनुसार अचानक ही साधन एवं साध्य या माध्य एवं लक्ष्य के बीच अर्थपूर्ण संबंध जोड़ लेना सूझ है। ठीक है, कोहलर ने क्या किया? कोहलर ने त्रुटि और प्रयास को नकारा। इन्होंने कहा कि अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत ना होकर अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ठीक है, इन्होंने आरोपण का सिद्धांत भी दिया है। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए? कोहलर ने सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है, और अहम अनुभव का सिद्धांत, और इन्होंने आरोपण का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, जब सुल्तान ने 5 बक्से, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैसे इन पर अध्ययन किया? इन्होंने क्या किया? जब सुल्तान ने जो है 5 बक्से रखकर पहले केले प्राप्त कर ले, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो सुल्तान नामक जो वन मानुष पर अध्ययन किया था, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने केले को टांग दिया, और केले को टांगने के बाद क्या किया? वहाँ पर बंदर को कमरे में बंद कर दिया। अब बंदर जब केले देखता है तो वो कैसे केले को उठाएगा? तो उन्होंने क्या किया? 5 बक्से भी उस कमरे में रख दिए। ठीक, 5 बक्से को कमरे में रखा तो वन मानुष ने क्या किया? पहले केले प्राप्त कर लेता है। जब वो 5 बक्से रखकर पहला केला प्राप्त कर लेता है, तो दूसरे भाग में जब उसे 8 बक्से रखकर केले प्राप्त करने हैं तो स्थानांतर सिर्फ 5 बक्सों तक ही होना चाहिए। ये सब इन्होंने बताया। ठीक है, फिर अब आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे जितना याद था मैंने उतना आपको बता दिया। और किस पर मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ लेना है। और पावलाव का मैंने आपको बता दिया कि पावलाव को आपको कैसे पढ़ना है, पावलाव के बारे में, और आपका कोहलर के बारे में ये बता दिया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका जो आपको मैंने बताया था, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें जाकर पढ़ लीजिएगा। जीन पियाजे के चरण मैंने आपको बताए थे, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, इन सब के
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं, और अल्बर्ट बंडूरा ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अल्बर्ट जो बंडूरा थे, जेरोम ब्रूनर, अल्बर्ट ब्रूनर नहीं, सॉरी, जेरोम ब्रूनर के बारे में मैंने आपको बताया था कि बाल विकास के जो है 3 सिद्धांत है। एक जेरोम ब्रूनर ने दिया था, और जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है, और वाइगोत्स्की ने दिया था। तो जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे का बहुत पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया था जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है: संक्रियात्मक चरण, प्रतिबिंबात्मक चरण और प्रतीकात्मक चरण, ठीक है। संक्रियात्मक या क्रियात्मक चरण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस अवधि में बालक के पास शाब्दिक भाषा का पूरी तरह से विकास नहीं होता है, क्योंकि ये 0 से 1 वर्ष के बच्चे में होता है, ठीक है। संक्रियात्मक चरण 0 से 1 वर्ष के बच्चे में होता है। तो 0 से 1 साल का बच्चा, यानी जन्म से 1 साल का बच्चा बोल नहीं पाता है, तो उसके अंदर कोई भाषा नहीं होती, तो वो अपने भाव को किस तरीके से प्रकट करता है, पैर पटक कर, रोकर और मुस्कुराकर, ठीक है। प्रतिबिंबात्मक चरण में मैंने क्या बताया था, प्रतिबिंबात्मक चरण में ये बताया था कि ये जो ये अवस्था जो होती है, ये 1 से 7 साल के बच्चों में होती है। और इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे जब क्या होता है, जैसे कि जब बच्चा किसी चीज़ को देख लेता है तो उसको देख कर जिद करता है। जैसे आप बच्चे को मार्केट में ले जाते हैं और उसने टेडी बियर देखा, तो वो जिद करने लगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। पहले नहीं कहता कि मुझे टेडी बियर लेना है, मार्केट चलिए। जब वहाँ वो जाता है, वो देख लेता है तभी। यानी जैसे दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर बच्चा घर में दूध की बोतल देख लेता है, तो दूध की बोतल देखने के बाद वो रोना शुरू कर देता है कि मुझे बोतल चाहिए, ठीक है। तो वही बताया कि जेरोम ब्रूनर ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्था होती है, जिसे हम प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें बालक किसी वस्तु के बारे में तभी चिंतन कर सकता है जब वस्तु उसकी आंखों के सामने असली रूप में उपस्थित होती है, जैसे दूध की बोतल देखकर बालक का जीभ चलाना। तीसरा मैंने बताया था सांकेतिक चरण या प्रतिबिंबात्मक चरण। तो प्रतीकात्मक चरण में क्या होता है, इस चरण में एक बालक यह समझ जाता है कि कुछ वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख पाना या प्रकट कर पाना संभव नहीं है, इसलिए सुविधा की दृष्टि से उनके प्रतीकों या संकेतों से काम चलाया जा सकता है। जैसे कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयोग किया गया ग्लोब वास्तविक पृथ्वी न होकर पृथ्वी की प्रतीक है, क्योंकि वास्तविक पृथ्वी को कक्षा में लाना संभव नहीं है। फिर दूसरा जो मैंने आपको बताया था, जीन पियाजे के चरण। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे: संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन कौन सी बताई थी? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो आपकी संवेदी पेशीय अवस्था है, ये आपकी 0 से 2 वर्ष होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। तो ये थी आपकी अवस्थाएं जो मैंने आपको बताया क्या क्या होती हैं। और तो मैंने ये आपको जितना भी था आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बता दी, ये आप रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप भूलिए नहीं, और ये सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक प्रश्न आएगा, कल आप खुद कहोगे हाँ मुझे ये समझ में आ गया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को बहुत बहुत विशेष और बेस्ट ऑफ लक, और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का, आई होप आप लोगों का पेपर बहुत 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 अच्छा हो, और कमेंट्स में आकर ये ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। और जैसे ही आपका कल पेपर होगा, मैं आपके पेपर को सॉल्व करके पूरा बताऊंगी कि आपने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, अच्छे से बताऊंगी। और आप लोग एकदम बिना टेंशन के, टेंशन फ्री होके, एकदम रिलैक्स होकर पेपर दीजिएगा, और देखिएगा आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। एकदम टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन होती है लेकिन आप मत लीजिएगा। तो मिलते हैं कल आपके पेपर के साथ कि आपका पेपर कैसा हुआ, और आप भी बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।